Exactly. If you have missed any lecture, just ask me. I'll send you or forward you the video also for the same. तो किसी का कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है? अगर कोई किसी ने मिस किया है तो रिकॉर्डिंग मांग लो, मेरे पास है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक? सो एस्केलमिंथस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट, बराबर ना बच्चों? एस्केलमिंथस एंड इसको मैंने बोला था कुछ और नाम भी हैं, लोग इसको एक दो नाम से और जानते हैं, इफ यू रिमेम्बर दैट। कौन से वाले नाम बच्चों? हाँ, विच अदर नेम्स आर देयर फॉर द सेम? याद करो। कम ऑन, टेल मी चिल्ड्रन, आई एम आस्किंग समथिंग। हमने पढ़ा था इसका एक दो नाम और होता है करके, किसी को याद है कि नहीं? उपमन्यु बोलो बच्चा। ये भी बोला था मैंने कि दे आर एक्चुअली नॉट द नेम्स, अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द सेम फाइलम, फाइलम नेमाटोडा। ये इसको कुछ लोग या कुछ बच्चे इसको नेमाटोडा भी बोलते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि नेमाटोड इसका सब ग्रुप है या इसका सुपर फाइलम है ये एस्केलमिंथस का। ऐसे ही एक और नाम हमने सुना था, इफ यू रिमेम्बर, कौन सा वाला था? नेमाथेलमिंथस, नेमाथेलमिंथस। But remember, these are not other names, these are the subgroups, so you all need to remember this. ठीक है kids, समझ में आया इतना? एवरीवन बोलो। अब इसके बारे में हमने क्या बोला था कि इनको हम लोग राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? कॉमन नेम फॉर द सेम इज राउंड वर्म्स। एनसीईआरटी भी दिखाया था मैंने इसका, बोलो बच्चों, याद है कि नहीं? आई हैड शोन इन द एनसीईआरटी में क्या क्या सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। यस, अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन लेते तो उस क्रॉस सेक्शन में ये राउंड दिखता है, स्पेरिकल दिखता है। ये वाला सेक्शन है उसका बॉडी का, ये गट है, यहाँ पे उसके कुछ मसल्स वगैरह रहेंगे। सो एंड देन it will have organs, so as it looks like this, spherical in cross section, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है? अब बताओ मुझे, हैबिटेट के बारे में कुछ बोला था, यू ऑल रिमेम्बर वेयर दे लिव? दैट आई हैड कवर्ड। वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासाइटिक। गुड। हैबिटेट में ये बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। अभी इवोल्यूशन हो रहा है, देखो पहले तीन फाइलम हम लोगों ने जो पढ़े थे, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, वो सब एक्वाटिक थे, पानी में ही रहते थे। पहला पानी से बाहर आया हुआ कौन सा वाला फाइलम था? इट वाज प्लाटियलमिंथस, इसके पहला वाला फाइलम। और वो आया तो किधर? डायरेक्टली इट एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल्स, है कि नहीं? उसने सीधा डिसीजेस कॉज किया, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आई शोड यू, इवन इसमें भी वो डिजीज कॉजिंग होते हैं करके हमने देखा था, एस्केरियासिस वाला वीडियो। डिड आई शो दिस इन द लास्ट क्लास? रिमेंबर बच्चा लोग, याद है कि नहीं? यस सर। ओके, तो हैबिटेट में हमने ऑलरेडी सुना था कि दे मे बी फाउंड इन द वाटर। कहाँ पाए जाते हैं ये? दे मे बी फाउंड इन द वाटर, दे मे बी फाउंड इन सॉइल, दे मे बी फाउंड in the body of plants and animals. Majority of them they are parasitic. इनमें से बहुत सारे जो है वो पैरासाइटिक है मेजोरिटी, और वो पैरासाइट में बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स और इट मे बी अ पैरासाइट इन द एनिमल बॉडी। अब एनिमल्स में कई सारे, पर प्लांट्स वाला एग्जांपल आपको मैंने बोला था, याद करो। इवन आई सेड दैट कि नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ना है। हाँ बोलो बच्चा, आशना। मेलियोडिगाइने इनकॉग्निशिया। वेरी नाइस, ग्रेट। बाकी लोगों को याद नहीं है क्या दिस नेम? मेलियोडिगाइने, मेलियोडिगाइने इनकॉग्निशिया। और ये किसमें डिजीज कॉज करता है? इनकॉग्निशिया। रिमेंबर बच्चों, ये वाला नाम मेलियोडिगाइने इनकॉग्निशिया इज द name of the parasite which lives in the body of plants. For example, कौन से plants में बचाओ?
टेल मी बच्चा लोग, which plants it causes? Tobacco plant. Yes, टोबैको प्लांट्स के रूट में जाता है ये मेलियोडिगाइनी। टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करता है एंड इट कॉजेज वन डिसीज व्हिच इज नोन एज, इफ यू ऑल रिमेंबर, रूट नॉट डिसीज ऑफ टोबैको। डिसीज का नाम होता है रूट नॉट डिसीज ऑफ टोबैको। इसके बारे में हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है अपने को। इन दैट एनिमल्स वाले पैरासाइट्स बहुत सारे मैंने बताए थे। आई होप यू ऑल रिमेंबर द नेम्स। बताओ बच्चा लोग, कुछ नाम याद है तो? सिंपल सिंपल नेम्स, एनसीईआरटी के नाम बताओ मुझे, कौन से वाले एग्जांपल्स है अपने टेक्स्ट बुक में दैट वी हैड ऑलरेडी डन? द बेस्ट एग्जांपल इज दिस, एस्कैरियासिस, है कि नहीं? एनिमल्स में पैरासाइट होता है ये। कौन सा डिजीज कॉज करता है बताओ मुझे? टेल मी किड्स, व्हिच डिजीज Ascaris. कॉजेज एग्जैक्टली? एस्कैरियासिस डिजीज का नाम होता है और इसका पूरा नाम है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस। बोर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? दिख रहा है आप लोगों को बराबर से? मुझे लग रहा है वैसे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, बट यू आर कंफर्टेबल विद दिस? बोलो। नाउ कंफर्टेबल? एस्केरियासिस हो गया। आगे बढ़ो। एस्केरियासिस के बाद में दूसरा वाला एजेंट का नाम क्या बोला था मैंने? फिलारिया वर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकेरेरिया। रिमेंबर दिस? वोकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी पूरा नाम, या वोचेरेरिया भी बोलते हैं कुछ लोग। और इससे कौन सा डिजीज होता है बच्चों? इसको हम लोग, Filariasis. यस, ये है फिलेरिया वर्म एंड इट कॉजेज द डिसीज कॉल्ड एज फिलारियासिस। या एक और नाम भी है इसका फिलारियासिस का, एलिफेंटियासिस। बताया था ये बच्चों? एलिफेंटियासिस इज अनदर नेम ऑफ द सेम डिजीज। दिख रहा है बोर्ड बराबर? इज इट कंफर्टेबल? और ये मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है ये डिजीज, मस्कीटो से स्प्रेड होता है। और वो भी कौन सी मस्कीटो? फीमेल। कौन सी मस्कीटो? फीमेल। आगे बताओ, बोलो बच्चों। एनोफिलिस मस्कीटो से मलेरिया होता है। वैसे इसका कौन सा मस्कीटो है जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस होता है बच्चों? इट इज अबाउट, नहीं पता? 3 मच्छर से होने वाली डिसीजेस याद रखो। एनाफिलिस मस्कीटो से मलेरिया होता है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। रे फीमेल से ही होता है, मेल से नहीं होता है। बेचारे मेल जूस वगैरह पे अपना पेट भरते हैं प्लांट सैप से, ओके। और ये जो फीमेल्स होती है, दे आर ब्लड सकर्स, वो खून चूसती है। तो चाहे वो मस्कीटो वाली हो या ह्यूमन बीइंग, जस्ट किडिंग। तो ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो से मलेरिया होगा। देन फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो से ये डिसीज होता है। क्यूलेक्स मस्कीटो मतलब बॉडी में से ट्रैवल करेगी, उसके बॉडी में से ये पैथोजन ट्रैवल करेगा। एंड थर्ड वन इज फीमेल एडिस मस्कीटो, और उससे डेंगू होता है। तो डी फॉर एडिस, वैसे याद रखो। एनाफिलिस वाला तो हमें पता ही है, मलेरिया, राइट? समझा बच्चों? आगे बताओ, कुछ और वर्म्स के नाम बताए थे मैंने, यू ऑल रिमेंबर दिस? कुछ इमेजेस भी दिखाए थे, याद करो पिछले क्लास में। हाँ, एंसाइलोस्टोमा याद किया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं लोग? Hookworm. यस, इट इज कॉमनली नोन एज ए हुकवर्म। और ये कैसे एंटर होता है बॉडी में, ये भी मैंने बोला था। इसके लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती है। दिस एंटर्स इनटू द बॉडी डायरेक्टली थ्रू सॉइल। इसके ये जो वर्म्स होते हैं ये एक्सक्रीटा में होंगे, ह्यूमन फीसेस में वगैरह होते हैं। और अगर उसके ऊपर ऐसे बेयर फीट पड़ गया तो वो हुक बॉडी में एंटर हो जाएगा एंड दिस वर्म विल हार्बर द इंटेस्टाइन और इट विल एंटर इनसाइड द बॉडी। ब्लड से होके वो ट्रैवल होके एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंच जाता है। इसका लाइफ साइकिल भी मैं बताऊंगा आपको तो पता चल जाएगा। ये सिंपल लाइफ साइकिल, इसमें कोई ज्यादा आपको लार्वल स्टेजेस की जरूरत नहीं है। वैसे हमने अभी तक बहुत सारे लार्वल स्टेजेस पढ़े हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर देम। बच्चा लोग, किसी को याद है अभी तक हम लोगों ने जितने भी फाइला पढ़े उनके सबके लार्वल स्टेजेस के नाम किसी को याद है क्या? कैन एनीवन
ट्राई दैट, कैन एनीवन अटेम्प्ट दैट, और वो इंपॉर्टेंट है, पिट पैट होना चाहिए बच्चा लोग। जैसे अगर हम लोग स्पॉन्जेस बोलते तो स्पॉन्जेस में हम लोगों ने पढ़े थे पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, रैगॉन लार्वा। वापस से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। व्हेन यू से पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, उसमें 3 लार्वे थे और उनके नाम है पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला एंड रैगॉन लार्वा। उसके बाद वाला फाइलम है फाइलम निडेरिया। जब हम लोग बोलते हैं निडेरिया तो उसमें 4 लार्वे हम लोगों ने पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, प्लान्यूला, हाइड्रूला, देन साइफिस्टोमा एंड इफाइरा। 4 लार्वे हम लोगों ने निडेरिया में पढ़े थे। कौन से 4 लार्वे थे? प्लान्यूला, हाइड्रूला, साइफिस्टोमा, इफाइरा। ठीक है। देन टीनोफोरा में हमने सिर्फ एक ही लार्वा का नाम पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, सिड्डीपिड लार्वा। और पिछला उसके बाद में हम लोगों ने जो लास्ट फाइलम पढ़ा था प्लाटियल मिंथस, उस प्लाटियल मिंथस में तो बहुत सारे लार्वे थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर, लिवर फ्लूक के लार्वे, देन वो टेपवर्म के लार्वे। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, जो लिवर फ्लूक के लार्वे थे वो क्या थे, विच डेवलप्स into 2 hosts, that is into the ship and into that snails. नाम याद है? मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडियल लार्वा, सर्कैरिया लार्वा, मेटासर्कैरिया लार्वा, ये वाले उसमें थे लिवर फ्लूक वाले में। Which one I said? Miracidium, sporocyst, then there is Radia, Cercaria and finally Metacercaria larva. और आखिरी वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था लार्वे विच इज प्रेजेंट इन टेपवर्म। टेपवर्म में वो 3 स्टेजेस, एक होता है जो प्रोटेक्टिव कवर के अंदर होता है, व्हाट इज दैट, हेक्साकैंथ लार्वा, ऑन्कोस्फियर लार्वा, और फाइनली जिनसे इन्फेक्शन होता है वो कौन सा था? हाँ बच्चों, सिस्टी सर्कस लार्वा। वेरी गुड, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए। देन इस फाइलम में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि लार्वा कौन सा होता है। एक ही लार्वा का स्टेज है इस फाइलम में और उसका नाम है रैप्डिटिफॉर्म लार्वा। ऑलराइट बच्चों, रैप्डिटिफॉर्म लार्वा, तो ये सब बाय हार्ट होना चाहिए। कितने लोगों को कौन से वाले फाइलम का लार्वा लर्न हो गया? आई एम एक्सपेक्टिंग दीज ऑल नेम्स यू पीपल विल बाय हार्ट बाय नेक्स्ट क्लास। कल के क्लास में आप लोग ये लार्वे के नाम बाय हार्ट कर लो, हो जाएंगे। बताओ मुझे, जितने फाइल अभी तक हो चुके हैं इन सबका लार्वल स्टेज का नाम लर्न करना है। विल यू बी एबल टू डू? टेल मी। स्पॉन्जेस में 3, नीडेरिया में 4, टीनोफोरा में 1, फिर प्लाटियल मिंथस में 7 नाम है लार्वे के, और इस आस्कल मिंथस में एक ही है जो है कौन सा वाला, रैप्डिफॉर्म लार्वा। ठीक है, रैप्डिफॉर्म लार्वा इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस फाइलम। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब अपने ब्रेन में कंट्रोल एस करके रखो बच्चा लोग, अपने दिमाग के कपाट खोलो, सेव दिस इन योर दिमाग के कपाट, कंट्रोल एस कर लो इसको, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एंड यू ऑल शुड नो अबाउट। चलो, अब ये फाइलम में हमने ये सब एग्जांपल्स मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ इमेजेस भी दिखाया था। आई इवन शोड यू सम वीडियो आल्सो इन द लास्ट क्लास। एनीबॉडी इज देयर हु मिस्ड इट? बताओ मुझे, कोई है जिन्होंने नहीं देखा था, जिन लोगों ने मिस किया था ये एग्जांपल या इंट्रोडक्शन इसका? है कोई? बोलो बच्चों, यू ऑल हैव अटेंडेड दैट राइट? से यस और नो। तो ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, हमने बताया था या फिर पढ़ा था। इसमें लार्वा का नाम क्या बोला मैंने? रैप्डिटिस लार्वा। और ये रैप्डिटिस लार्वा जो है ये सॉइल में पाया जाता है। बाकी देखो ये एनिमल की बॉडी में, ये वाला प्लांट बॉडी में मिला, दिस इज इन दिस सॉइल। मतलब इनका जो हैबिटेट है दैट कैन बी डिफरेंट, इट मे बी प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ प्लांट, बॉडी ऑफ एनिमल्स, मे बी इन द सॉइल एक्सेट्रा। हो गया। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। दिस वाज ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन द लास्ट क्लास। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा काइंड ऑफ रिवीजन दे रहा था आप लोगों को। तो आगे बढ़ो अभी। नाउ व्हेन यू प्रोसीड विथ व्हाट इज न्यू इन दीज एनिमल्स, हमने जो पुरानी चीजें वो पढ़ी थी पिछले क्लास में, अब इनमें नया क्या बना है? व्हाट इज न्यू अदर देन प्रीवियस फाइला के कंपैरिजन में? तो ऑब्वियसली हम लोग अगर इनका बॉडी प्लान देखेंगे, सबसे पहली चीज बॉडी प्लान कैसा होना चाहिए? बताओ मुझे बच्चा लोग।
क्या लगता है आपको बॉडी प्लान कैसा होगा इनका? यस, Tube within tube. वेरी गुड। यस, इनका जो बॉडी प्लान होता है पहली बार, अभी इसके पहले तक हम लोग ब्लाइंड सैक पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे अभी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शुरू होता है। और जब भी हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो उसका मतलब क्या होता है? Whenever we say this word, what do you mean by this? Tube within tube. हाँ, मोहम्मद, are you there, बच्चा? Can you tell me? Tube within tube का मतलब क्या होता है? Complete alimentary canal with two separate openings, mouth and anus. Complete alimentary canal, very good. और मोहम्मद को क्वेश्चन पूछा, मोहम्मद ने क्या मौन व्रत रखा है बच्चे? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद टू सेपरेट, और ये दो ओपनिंग्स का नाम क्या रहेगा? वन विल बी कॉल्ड एज ए माउथ एंड अदर ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज ए एनस। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही ओपनिंग होता था, उसको हम लोग ब्लाइंड सैक पैटर्न बोलते थे, पर ये पहला फाइलम है जहां से, ये चीज याद रखनी है आपको, कौन सा पहला फाइलम है जहां से ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शुरू हो जाता है? तो आंसर होना चाहिए आपका फाइलम एस्केलमिंथस। माउथ विल बी एंटीरियर ओपनिंग, एनस विल बी पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर मतलब हेड के साइड वाला ओपनिंग, पोस्टीरियर मतलब टेल के नजदीक वाला ओपनिंग। टेल के साइड वाला मतलब एनस वाला एंड को हम लोग बोलते हैं। तो दीज आर द टू सेपरेट ओपनिंग्स। और अगर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर दैट इमेज और द डायग्राम, ये रहा आपका कॉमन एग्जांपल जिसका नाम है एस्कैरिस, है कि नहीं? दिस इज एस्कैरिस। एस्कैरिस में भी ये है मेल एस्कैरिस, ऐसी होती है फीमेल एस्कैरिस भी। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल विल बी कंप्लीट विद द टू सेपरेट ओपनिंग्स। तो ये रहा आपका एलिमेंट्री कैनाल, आपका मतलब इसका एस्कैरिस का, which will be present in the axis of the body, mid axis में, और ये यहाँ पे आके ओपन होगा। जहां ये ओपन होता है वहीं पे उसका टेस्टिस का डक्ट भी आके ओपन होता है मेल में। तो कॉमन ओपनिंग होता है मेल के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका। याद है बच्चा लोग, ये बताया था मैंने, देयर इज ए कॉमन ओपनिंग इन केस मेल जहां पे उसका एनस ओपन होता है। सो दिस इज एनस आल्सो एज वेल एज, यही ओपनिंग है जिसमें से वो स्पर्म्स डिस्चार्ज करता है, स्पर्म्स रिलीज करता है। तो इनमें इफ यू से कि यहाँ पे इनके टेस्टिस है, ये मेल है तो ये उसके टेस्टिस है, और इसमें जो स्पर्म्स तैयार हुए हैं दे आर आल्सो कैरीड एंड पोर्ड हियर और रिलीज्ड थ्रू दिस ओपनिंग ओनली। और यहाँ पे अभी अगेन टू रिलीज दिस स्पर्म्स, मेल्स के पास एक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेनियल सीटे। ये नाम याद रखो, पेनियल सीटे, which help to discharge or release the sperms in the body of a female. तो ये हो गया, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया। ओपनिंग यहाँ देखो, अभी फीमेल की बात जब हम लोग करेंगे तो फीमेल में एनस विल बी प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, ये है फीमेल, और इसमें anus will be present here. This will be going to be the mouth. समझ में आया बच्चों? And it will end with this terminal opening in case female called as a anus. Male में it will end with the common aperture called as a cloaca. जहाँ से sperms भी रिलीज होंगे और जो undigested food होता है वो भी रिलीज होगा। So this thing you need to remember और keep in your mind बच्चा लोग। समझा के एलिमेंट्री कैनाल। अभी एक और चीज आप लोग अगर एनटीएससी टेक्स्ट बुक देखोगे, what you will see is there is one highlighted word along when we talk about elementary canal. वहां पे एक बोल्ड लेटर्स में वर्ड दिया है, मैंने बताया था पिछले क्लास में वो कौन सा वर्ड है, याद है? Do you all remember which word is that? हाँ, come on, speak children. ये जो एलिमेंट्री कैनाल है तो माउथ के थोड़ा सा दूर होता है फेरिंग्स, और इस फेरिंग्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं
बाकी कहीं पे इसको मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मस्क्यूलर फेरिंक्स। क्या नाम है इसका बच्चा लोग? पढ़ो क्या लिख रहा हूं मैं। हेलो, मस्क्यूलर फेरिंक्स। वेरी गुड। मस्क्यूलर फेरिंग्स होता है, मतलब बाकी कहीं पे भी मसल्स नहीं होते इनके, एलिमेंट्री कैनाल में या हियर बॉडी में एक टाइप के मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करेंगे, बट हियर दे हैव गॉट मसल्स इन द फेरिंग्स ओनली और इन देयर थ्रोट ओनली। बाकी कहीं पे भी इनको मसल्स नहीं होते हैं। हम लोगों में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दो टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, इनमें अभी एक ही टाइप के मसल्स होंगे and they will be also present here only in the pharynx region. ठीक है, this much is clear बच्चा लोग? easy है, simple है। anybody any doubt with this mouth cavity or about this body plan? किसी को कोई शक है? समझा क्या? बोलो, आगे बढ़ो। चलो अभी नया और क्या नया है इनमें? एक हो गया बॉडी प्लान। नाउ आफ्टर बॉडी प्लान यू कैन टेल अबाउट सीलोम। ये मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ये अलग होता है इनमें। What kind of coelom do they have? याद करो बच्चा लोग, खड़ा। Pseudocoelom. 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 वेरी गुड। मीनिंग भी याद है pseudocoelom का क्या होता है? जब भी हम लोग बोलते हैं pseudo मतलब वो फॉल्स। यहाँ से इसके पीछे जाओ अभी, इसके पीछे मतलब प्लाटियल विंटर्स में सीलोम था ही नहीं, है ना। प्लाटियल विंटर्स में, टीनोफोरा में या नीडेरिया में, they all did not have any coelom। इनमें सीलोम होता है जिसका नाम है pseudocoelom और false coelom। क्यों फॉल्स बोलते हैं उसका रीजन क्या बोला मैंने? असली वाला सीलोम वो होता है जिसमें सीलोम के दोनों साइड में मेसोडर्म का लेयर हो, तो इसमें नहीं होता है। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, पिछले क्लास में भी मैंने ये बताया था आपको। ये उसका बॉडी वॉल है और ये सेंटर में उसका गट है, एलिमेंट्री कैनाल। और इसके नीचे भी जो बॉडी वॉल है ये बना हुआ रहेगा एपिडर्मिस से। तो ये पहला जर्म लेयर है एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के नीचे, या इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। जो फर्स्ट जर्म लेयर है वो ये है। अब इसके नीचे, एक्टोडर्म के नीचे वी फाइंड मेसोडर्म, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस लाइक दिस। याद आया आपको? ये है मेसोडर्म। एंड अब जो स्पेस बनी है, ये वाली स्पेस, इसको बोलते हैं pseudocoelom। जो ब्लू कलर में मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया, ये है आपका मेसोडर्म। इट इज नॉट लाइनिंग द स्पेस ऑन बोथ दी साइड्स, अंदर के और बाहर के साइड, इसलिए वो फॉल्स सीलोम है। और आखिरी सीलोम जो होता है वो सीलोम नहीं है, आखिरी जर्म लेयर वो होगा एंडोडर्म। तो ये रहा एंडोडर्म एंड देन गट। तो ऐसे सीलोम को हम लोग बोलते हैं क्या? pseudocoelom। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? बोलो बच्चों। Yes, sir. बताया हुआ था मैंने ये पिछले क्लास में। तो ये एक ही फाइलम है जिसमें pseudocoelom होता है। इसके बाद से ट्रू सीलोम शुरू हो जाता है फाइलम एनिलिडा से। तो ओनली फाइलम विद दिस सीलोम विल बी कॉल्ड एज ए राउंड वर्म्स वाला फाइलम। इरेज कर रहा हूं मैं ये डायग्राम, और चलो बिकॉज ऑलरेडी हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा हुआ था। सीलोम होता है pseudocoelom। उसके बाद में अगला नया कैरेक्टर इनका क्या रहेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों कौन सा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टेल मी। Organ system organization. Exactly. Level of organization involves organ system, मतलब इनमें अभी organs बनने लगते हैं। ठीक है, they start showing organs, organ systems, not organs। इनके पहले वाले फाइलम में organ लेवल था, यहाँ पे organ system लेवल है। सिस्टम वर्ड ऐड हो गया, तो ये थोड़े और एडवांस होते हैं। They have got various systems in their body, जैसे nervous system रहेगा इनमें थोड़ा सा बेटर एडवांस या वेल एडवांस। पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि क्या क्या कॉमन होता है दोनों में, है कि नहीं? उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर स्केलेटल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। दे डू नॉट हैव
स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी का जो कैविटी रहेगा इसको हम लोग बोल सकते हैं सीलोम, है ना, जो सुडोसीलोम है वो सीलोमिक कैविटी। इसके अंदर एक फ्लूइड होगा सीलोमिक कैविटी के अंदर विच विल बी अ कलरलेस ब्लड, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस ब्लड, और वही स्केलेटन का भी काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल, दैट विल हेल्प दैट एनिमल टू मूव फॉरवर्ड। तो ये एक चीज आप सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? ओके, फिर अगला वाला क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अभी जर्म लेयर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिमेट्री भी बताया था मैंने, वो कॉमन ही होता है। अब excretory system, this also I had explained in the last class if you remember. Excretory system, याद करो क्या बताया था, what all I explained about this, बोलो बच्चों। ऐसा होता है excretory system में क्या मिलता है अपने को? Rennet cells. Exactly, स्पेशल सेल्स होते हैं और उन स्पेशल सेल्स का नाम है रेनेट सेल्स, which looks like H shape, याद आया कि नहीं? H shape रेनेट सेल्स आर प्रेजेंट, जो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं, या इसको एक और नाम से भी हम लोग जानेंगे, लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ऑलराइट किड्स, अब वापस बताओ मुझे इसके पहले वाले, हाँ गुड वन, जायंट सेल्स। इसके पिछले फाइलम में जाओ और बताओ मुझे क्या क्या था एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लैटियल मिंथस में क्या था, याद करो फटाफट से, कम ऑन बच्चा लोग। प्लैटियल मिंथस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा था, या सेल्स कौन सा था? Flame cells. फ्लेम सेल्स, वेरी गुड। देन उसके पहले वाला फाइलम में देयर वाज नो स्पेशल ऑर्गन और सेल्स, नथिंग लाइक दैट, यस, या अनदर नेम फॉर फ्लेम सेल्स वाज सोलेनोसाइट्स, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम मैंने बताया था इसका, फ्लेम सेल्स का कैसा दिखता है, या प्रोटोनेफ्रिडिया, वेरी गुड, यू कैन कॉल इट एज अ प्रोटोनेफ्रिडिया टू। नाउ ये मैंने पिछले क्लास में भी बोला था आप लोगों को कि इनमें एक सेपरेट ओपनिंग होता है यहाँ पे ऑन द स्किन, जिसमें से वो अपना वेस्ट रिमूव करते हैं, और इसको बोलने का एक्सक्रीटरी पोर, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी पोर। और ये एक्सक्रीटरी पोर बना किससे है, देयर इज वन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आई हैव explained this to you in the last class, ऐसा H शेप का स्ट्रक्चर, और ये वो अपना रिनेट सेल जो लॉन्ग होते हैं, लैडर लाइक होते हैं, दिस वन H शेप सेल्स, they will also have a tube, और ये ट्यूब यहाँ आके ओपन होगा एज ए एक्सक्रीटरी पोर। क्लियर है? या वेस्ट प्रोडक्ट वाज अमोनिया, एग्जैक्टली, ये भी आपको याद रखना है। मेनली इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। ये एक लॉजिक ही है, ऑलरेडी मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि जो जो पानी में रहते हैं बाय डिफॉल्ट उनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, पर जो पानी के बाहर आ गए, जमीन पे रहने लगे, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया भी हो सकता है। तो ये जो एस्कैरिस है, ये जब पानी में होता है या फिर लार्वल कंडीशन में एक्सेट्रा, दैट एक्सक्रीट्स अमोनिया, एंड when it becomes adult it excretes, yes, adults में वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो इट एक्सक्रीट्स बोथ। बाकी जो है उन सबका वेस्ट मटेरियल होगा अमोनिया, सिर्फ इसका एस्करिस का दोनों है, अमोनिया भी और यूरिया भी। ये सिस्टम भी हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आई होप यू ऑल नो दिस। और अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो छोटा सा ही फाइल में, देयर इज नथिंग मच, तो विल talk about now reproductive system, another system which they have, which is slightly different again comparatively बाकी के फाइला के कंपैरिजन में। अभी इनका कुछ सिस्टम्स है जो थोड़ा एडवांस्ड होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ। याद करो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा है आप लोगों ने। सबसे पहला
कैरेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट देम इज, इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. The mode of reproduction is only sexual and not asexual. अब इसमें भी exactly majority of them क्या होगा अब इनमें, majority of them they are bisexual. Bisexual का मतलब क्या होता है? Bisexual मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में, राइट? पढ़े हो ना आप लोग? बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. तो व्हेन यू टॉक अबाउट जेंडर, तो इसमें दोनों मिल सकते हैं हम लोगों को, यूनिसेक्सुअल भी मिल सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी मिल सकते हैं. यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग बोलते हैं डायोशियस. ये टर्म याद रखो, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस. डाई मतलब क्या, अलग अलग, इसमें मेल अलग फीमेल अलग. और कुछ होते हैं जो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और बाइसेक्सुअल को ही हम लोग बोलते हैं मोनोशियस. So this is another word. Even you can call this bisexual as a hermaphrodite also, isn't it? तो कुछ है इसमें जो यूनिसेक्सुअल है, कुछ है इसमें जो बाइसेक्सुअल है. अब यहाँ पे ये देखो आपके सामने जो दिख रहा है एग्जांपल, ये है एस्केरिस का, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस. तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस में मेल अलग है, फीमेल अलग है. तो इनको हम लोग मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. जो यूनिसेक्सुअल है, दे शो वन फेनोमेनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. क्या होता है ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? पता है किसी को बच्चा लोग? एनीबडी नोज दिस? यस, कम ऑन किड्स, टेल मी, डू यू नो दिस और नॉट? नहीं पता ये वर्ड पहले कभी सुना है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. उर्वशी, डू यू नो दिस? हाँ, तो अभी देखो ह्यूमन बीइंग्स में जब हम लोग देखते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई मेल एंड अ फीमेल मॉर्फोलॉजिकली. मतलब मेल बोला तो उनमें बियर्ड, मोस्टाच होना चाहिए, है कि नहीं? चेस्ट हेयर होने चाहिए. तो ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स है जिससे मेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. नॉट नेसेसरी ओनली सेक्स ऑर्गन से ही मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. इवन मॉर्फोलॉजी, उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फीमेल में भी वैसे ही, अभी ह्यूमन फीमेल्स में मेल से अगर आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो दे हैव एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, मोर मसल्स इन द हिप्स. ठीक है, वॉइस से, आवाज से भी हम लोग वो हाई पिच वॉइस से भी बोल सकते हैं मेल और फीमेल कौन है. तो वैसे इनमें भी होता है, मॉर्फोलॉजिकली आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. तो कौन मेल और कौन फीमेल कैसे बोलेंगे हम लोग इसमें? लुक एट दिस. मेल का लेंथ कम होता है, फीमेल का लेंथ ज्यादा होता है. दिस इज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. एग्जैक्टली, मेल इज शॉर्टर, फीमेल इज लॉन्गर. कैन यू सी हियर? ये मेल है, ये फीमेल है. या यू आर राइट उपमन्यु, वेरी गुड. मेल शॉर्ट होता है, फीमेल लॉन्ग होती है. देन अनदर डिफरेंस आप क्या बोल सकते हो इनमें? देखो, मेल में ये जो टेल होता है ये कर्व्ड होता है, फीमेल में वो टेल स्ट्रेट होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट टेल, हाउ इज दैट? टेल in case male is curved, in case female the tail is कैसे होती है? स्ट्रेट. बराबर है, ये भी एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. लाइक दैट यू आल्सो कैन सी अनदर डिफरेंस. मेल के पास ये पेयर ऑफ सीटें होते हैं, ठीक है, एनल पैर के एनल ओपनिंग के बाजू में, एपर्चर के बाजू में ही. इट शोज प्रेजेंस ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ए पेनियल सीटे, जो मेल के पास प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के पास एब्सेंट होते हैं. इतना डिफरेंसेस याद रहेगा आप लोगों को. यू कैन आइडेंटिफाई मेल एंड अ फीमेल बाय दिस. यस बच्चा लोग, है कि नहीं? अब आगे बढ़ो. नाउ यू हैव गॉट फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे भी इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है. नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही.
तो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फाइन, मतलब ये जो मेल होता है इसके पास यहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग बोला मैंने, जहाँ से वो स्पर्म्स भी रिलीज करता है, वहीं से वो उनका वेस्ट भी एक्सक्रीट करता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये जो सीटें होते हैं, पेनियल सीटें, वो इसका जो एक और ओपनिंग होता है यहाँ पे हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, जिसका नाम होता है गोनोपोर। देयर विल बी वन मोर ओपनिंग कॉल्ड एज ए गोनोपोर इन द फीमेल, और फिर ये सीटें will open this gonopore and then those sperms will be added inside the body, बॉडी के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है, सिंपल है, इजी है, फॉलोड एवरीवन। और अब डेवलपमेंट के बारे में बताओ मुझे, व्हाट अबाउट डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बोलो बच्चों, डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? यस किड्स, कम ऑन स्पीक। नहीं आइडिया है इसमें? मैंने लार्वा का नाम बोला था ना, तो जब भी हम लोग कोई लार्वा का नाम बोलते हैं तो उसका मतलब है कि इट विल शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है कि नहीं? अगर हम लोग कोई भी लार्वा बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट हैज टू बी इनडायरेक्ट, मतलब लार्वे प्रेजेंट होंगे। अभी कुछ लार्वा के नाम देखो, जैसे सबसे कॉमन लार्वा का जो नाम रहेगा वो मैंने बोला है आप लोगों को, इट इज दिस रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। इसको सेकेंड स्टेज ऑफ द लार्वा भी बोलते हैं। दिस इज सेकेंड फॉर्म और सेकेंड स्टेज ऑफ द लार्वा। वैसे देयर आर 5 स्टेजेस इन दिस एस्केरिस। इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको तो पता चलेगा ही। तो ये इसका लार्वा है, रैबिडिटीफॉर्म, जो सॉइल में पाया जाता है। इवन माइक्रोफिलेरिया लार्वे कैन बी कॉल्ड एज अ फिलेरिया वर्म का, ठीक है? फिलेरिया वर्म में फिलेरिया, माइक्रोफिलेरिया लार्वा होते हैं, मतलब ये एक कॉमन नाम आप याद रखो। अब थोड़ा सा इनका लाइफ साइकिल सुन लो, क्या होता है लाइफ साइकिल। एज सच इट इज नॉट गिवन देयर इन योर एनसीईआरटी, फिर भी मैं बताता हूँ। मेल और फीमेल जो होते हैं which live in the intestine, हमें पता है ना where they mature, male and a female, they mature in the intestine of infected person, maybe child, maybe man। और अब ये जो मेल और फीमेल है, they will mate in the intestine। मेटिंग के बाद में फीमेल lays about 2 लाख eggs per day। सुन रहे हो ना बच्चा लोग, क्या बोला मैंने? मेटिंग के बाद में that female will obviously now lay how many eggs? 2 लाख eggs per day, एक दिन में 2 लाख अंडे। अब इनमें से कुछ एग्स होंगे जो वहीं पे हैच होंगे, कुछ एग्स होंगे दे विल कम आउट along with feces of that infected person, बराबर है ना? When they will come out along with the feces of that infected person, now these, if person is excreting at open places, तो फिर वो खुली जगह पे there will be different agents, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो सॉइल में ऐड हो जाएंगे। फिर छोटे छोटे बच्चे रहेंगे जो मिट्टी में खेलेंगे, तो उनके नाखून के नीचे या उनके हाथ को चिपक के या कुछ मिट्टी में गिरा हुआ वो खाएंगे, तो दे विल एंटर इनटू द बॉडी। तो जब वो सॉइल में पहुंचते हैं तो सॉइल में उनका दूसरा स्टेज बन जाता है। मतलब पहला तो फर्टिलाइज्ड एग या बॉडी के अंदर ही है, दैट इज फर्स्ट मोल्टिंग वी कैन से। सेकेंड स्टेज जो होता है जिसका नाम है ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, ये सॉइल में बन जाएगा और ये इन्फेक्टिव स्टेज भी है, ये नाम याद रखना है आपको। अब ये वाले, नाउ व्हाट विल हैपन इज दिस विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। व्हेन इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, तो इनका रूट्स अलग अलग होता है। जैसे अभी एक तो मैंने ये बताया, इट विल एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से ये लार्वे इंटेस्टाइन को परफोरेट करके, क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। So they will enter into the blood stream। अभी ब्लड स्ट्रीम में भी there is one blood vessel जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या मालूम है आप लोगों को ये हेपेटिक पोर्टल वेन नाम? बताओ बच्चों। Yes, sir.
ऑब्वियसली वो जो लीवर से एसोसिएटेड है। हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर को जाने वाला वेन होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब ये वाला वेन से इट विल रीच इनटू द लीवर, फिर लीवर से वो मूव करेंगे ऑब्वियसली इनटू दी हार्ट, फिर हार्ट से सर्कुलेट होते होते मूव करते करते दे विल रीच इनटू दी एल्वियोलाई। मतलब अभी ब्लड से सर्कुलेट होते होते वो एल्वियोलाई के ब्लड वेसल्स में जाएंगे, एल्वियोलाई से एल्वियोलाई के ब्लड से भी मतलब वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में इंटर हो जाएंगे। नाउ दे विल लिव इन द लंग्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जो एस्केरिस होता है उस इन्फेक्टेड इंसान की बॉडी में 2 साल तक रह सकता है, 1 से 2 साल। ठीक है, कुछ केसेस में तो वो आंखों में भी चला जाता है, इट एंटर्स इनटू द ब्रेन ऑल्सो। जैसे हमने वो लोआ वर्म देखा था आंखों में, याद आया कि नहीं? वैसे ये भी जा सकता है, कैन मूव इनटू द आईज, कैन मूव टू द ब्रेन। अब ये लंग्स में से आगे बढ़ते 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 फाइनली वो थ्रोट में आ जाएगा। यू नो एल्वियोलाई से वो कहाँ आएगा? वो उल्टा डायरेक्शन में, मतलब ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ये अपना ट्रेकिया, ट्रेकिया से फेरिंग्स में आ जाएगा। और अब फेरिंग्स में आते आते वो मैच्योर भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे उसका 3rd and 4th मोल्टिंग होता है, मतलब स्टेजेस बन जाता है। सॉइल में उसका दूसरा मोल्टिंग हुआ था, दूसरा स्टेज बना था, अभी तीसरा और चौथा उसका एल्वियोलाई में बन जाता है। और अभी यही एल्वियोलाई से 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या एक तो वो एलिमेंट्री कैनाल में से नीचे चला जाएगा, मतलब व्हेन वी विल स्वेलो, है ना, वो अभी यहाँ पे थ्रोट में प्रेजेंट है। जब हम लोग खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो अपने एलिमेंट्री कैनाल में से वापस इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहां जाके वो अपना 5th स्टेज कंप्लीट कर लेगा, 5th लार्वल स्टेज। और कभी कभी वो थ्रोट में है, समटाइम्स इफ यू फील कफ, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको खांसी आई तो कभी कभी वो मुंह से बाहर भी निकलते हैं। समटाइम्स दे कम आउट थ्रू नोज आल्सो। इमेजिन आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो, आप लोग डॉक्टर बन गए और आपके पास कोई छोटा बच्चा आया है जिसके पेट में ये एस्केरिस है, और वो जैसे ही कफ करता है, स्नीज करता है, उसके नाक से ये वर्म्स बाहर आ रहे हैं। यू विल हैव टू हैंडल सच पेशेंट। आपको ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना है माय डियर डॉक्टर्स। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, मेंटली रेडी। बहुत सारे ऐसे केसेस या सिचुएशंस हम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वो पढ़ने के बाद में आप लोगों को लगेगा यस वी आर लर्निंग समथिंग वर्थ, है ना। एंड देन यू विल बिहेव लाइक घर में ऐसे, बताओ कौन पेशेंट है, दिखाओ मेरे को किसको ट्रीट करना है। जस्ट किडिंग। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ द एस्केरिस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। तो इसका पूरा जो ये लाइफ साइकिल है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। 2 साल तक ये लार्वे इंटेस्टाइन में रह सकते हैं। और आपने पिछली बार वो वीडियो देखा था कि हाउ दिस लार्वे कैन बी रिमूव्ड, उसको एलिमेंट्री कैनाल को कट करके फिर उसमें से ऐसे नूडल्स के जैसे बाहर निकालते हैं। देखा ना आप लोगों ने वो वीडियो पिछले क्लास में? दिखाया था कि नहीं मैंने? Yes, sir. यस, एवरीबॉडी रिमेंबर दैट। तो यही सब चीजें हैं इसके बारे में जो आप लोगों को याद रखना है। और एनसीईआरटी रिव्यू तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो आई डोंट नीड नाउ टू शो इट अगेन। पिछले क्लास में या फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ दिस ओनली वी डिड विद दैट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पार्ट। तो दैट वाज ऑल, खत्म। ये वाला फाइलम कैसा था? इजी था कि नहीं बताओ? छोटा सा था फाइलम। Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़े अभी हम लोग। शैल आई इरेज दिस? Yes, sir. बाकी बच्चे लोग कम ऑन टेल मी, एवरीवन इज कंफर्टेबल? शो योर Yes, रिएक्शन। sir. चलो अपना Yes, sir. रिएक्शन दिखाओ, थम्स दिखाओ मेरे को, कॉन्फिडेंट हो Sir, तो। spicules क्या होता है? वही वो एनियल, जो मैंने सीटे बोला, एक्चुअली मेक अ स्मॉल करेक्शन, दैट इज स्पिक्यूल्स। पेनियल स्पिक्यूल्स जो स्पर्म्स को डिस्चार्ज करने में मदद करेंगे, मेल में रहेंगे ना वो वाले। ठीक है, Okay, समझा? sir. चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम। जो कौन सा रहेगा अभी फाइलम? बोलो बच्चों। Annelida. Yes, number 6. Now we are learning phylum number 6. बराबर कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो चलो एक कोड से शुरू करते हैं आज का फाइलम।
It is the will and not the skill. क्या लिखा है ये? It is the will and not the skill. मतलब सक्सेसफुल होने के लिए अपने को, you know, winners don't do different things, they do things differently. वही कुछ ये है, मतलब आप लोग के जैसे ही विनर लोग भी होते हैं या सक्सेसफुल लोग भी होते हैं, दे डोंट हैव ऐसे यहाँ पे उनको सिंग होते हैं या फिर उनके कान बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं. दे डू थिंग्स डिफरेंटली, है ना. मतलब इट इज नॉट द विल. बहुत सारे बच्चे हैं आपके जैसे ही, या ऑल ओवर इंडिया देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डेस्परेट डॉक्टर्स. वो बोल रहे कि हमें एमबीबीएस करना है, मतलब वो विल है उनके पास, है कि नहीं. एंड they are desperate, they have decided to become doctor, even they are putting their efforts, but those are not worth or those are not enough efforts. Yeah, you can say skill है सबके पास, but उसके लिए जो जिद चाहिए, उसके लिए जो आग चाहिए, वो आग जरूरी होती है. तो सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा. मतलब you not only should have all the necessary things with you. आपके पास बहुत सारे resources हैं. You have got books with you, you have internet, you have YouTube, everything you have got. पर वो अंदर से एक जज्बा चाहिए. वो जज्बा नहीं है, अगर आपके पास वो will नहीं है तो कुछ आगे होगा नहीं, है ना. सिर्फ डिसाइड नहीं करना है, उसके लिए you will have to put efforts. That's what I said कि winners don't do different things, they do things differently. वो जो अपने अंदर का जज्बा है उसको कायम रखना है, जो आग है उसको जलाते रखना है. बिकॉज वेरी वास्ट सिलेबस यू हैव गॉट. ये 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, फल अपने आप मिलेगा आप लोगों को. 90 क्वेश्चंस की बात है, 90 क्वेश्चंस पूरे बायो में से, 360 मार्क्स, 45 फ्रॉम बॉटनी, 45 फ्रॉम जूलॉजी, एंड यू शुड बी इक्वली प्रिपेयर्ड इन बोथ. करेक्ट. चलो, तो व्हाट ऑल यू नीड फॉर द सेम इज प्रॉपर गाइडेंस, जो आप लोगों को मिल रहा है. अब आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज योर विल, योर एफर्ट्स. क्लियर है बच्चों? तो चलो फिर हम लोग शुरू कर देते हैं आज का फाइलम. इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. फाइलम एनेलिडा, ये भी एक छोटा फाइलम है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है. फाइलम एनेलिडा. So ready everyone, tell me, shall we start now? Yes, sir. Okay. तो ये वर्ड जो एनेलिडा है, इसमें एन्यूलाई होते हैं. The word annelida is derived from annulus singular number, annuli plural number, और ये annulus का मतलब होता है little ring. Little ring. तो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे रिंग्स होते हैं, तो द बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने इसका सुना हुआ है. द मोमेंट हम लोग बोलते हैं फाइलम एनेलिडा, तो कौन सा एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है? बोलो. द मोमेंट वी से एनेलिडा, सबसे पहला एग्जांपल कौन सा आता है हमारे दिमाग में? बोलो बच्चों. नहीं, कोई भी एग्जांपल नहीं आता दिमाग में. अर्थवर्म रे. द मोमेंट वी से एनेलिडा, हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल अर्थवर्म आता है कि नहीं आता है? बोलो. नहीं सुना है? तो इफ यू लुक एट द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म, तो उसमें ये है उसका सिलेंडर लाइक बॉडी, और ये रहा उसका बॉडी के ऊपर का रिंग्स. So there are many rings, there are many annuli, और इसीलिए इसको बोलते हैं एनेलिडा. समझ में आया बच्चों? Yes children, tell me, yes or no? Yes, sir. तो ये होते हैं एन्यूलाई और रिंग्स, जो उसके पूरे बॉडी में होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनेलिडा. बेस्ट एग्जांपल इज योर अर्थवर्म, और ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रू सेगमेंट्स होते हैं. ये जो सेगमेंट्स है बॉडी के, ये ट्रू सेगमेंट्स हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. याद रखो ये वर्ड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड
बॉडी, ये इनका मेन फीचर है। ट्रू सेगमेंट्स कब बोलते हैं हम लोग, याद करो बच्चा लोग। कब बोलते हैं ट्रू सेगमेंट्स हम लोग, नहीं पता है। सी, अभी वापस किसी का बॉडी देख लो। इफ यू से हियर इज द होल बॉडी ऑफ अर्थवर्म या कोई भी एनेलिड, तो this is going to be the alimentary canal if you say, बराबर है। और ये रहा उसका एनस। तो these rings जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इनके बीच में कुछ पार्टीशंस होते हैं। देयर आर सम पार्टीशंस, और इन पार्टीशंस को हम लोग बोलते हैं सेप्टम सिंगुलर एंड सेप्टा प्लूरल। यू गेटिंग मी चिल्ड्रन, ये देखो, और इनसे बनते हैं ये सेगमेंट्स। तो ऐसा सेगमेंट जो बाहर से भी बॉडी को डिवाइड करे, अंदर से भी बॉडी को डिवाइड करे। मतलब इफ there is segmentation from external or from outside which coincides with inside, then it will be called as a true segment। तो ये याद रखो, यहाँ पे जो पार्टीशन है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम सिंगुलर एंड सेप्टा प्लूरल। और ये जो सेगमेंट्स है यहाँ पे, इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, these are called as, कैसे सेगमेंट्स बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंट्स, मेटामर्स। You getting me बच्चा लोग? Come on, tell me, are you understanding? This is mouth, Yes, sir. anus. These are metamers. इसलिए metamerically segmented body separated by septum. तो अगर बॉडी को बाहर से भी डिवाइड किया गया है सेगमेंट से, और अंदर से भी डिवाइड किया गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी या फिर ट्रू सेगमेंटेशन। तो किसकी इसमें ये ट्रू सेगमेंटेशन आता है बच्चा लोग, याद है कि आपको, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे बॉडी में भी सेगमेंट है, मतलब हमारे जो जॉइंट्स है, दीज आर लाइक योर सेगमेंट्स ओनली। तो याद रखो ये चीज। व्हाट इज द मीनिंग? आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस। समझा बच्चा लोग? क्लियर है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, इनका एक मेन फीचर है, और वो सेगमेंट्स के बीच में रिंग्स होता है। रिंग को एन्युलस बोलते हैं, इसलिए फाइलम का नाम है एनेलिडा। तो ये थोड़ा एडवांस्ड फाइलम है, एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, जो कहाँ पे पाया जाएगा। अब इसका हैबिट एंड हैबिटेट जब हम लोग देखेंगे, तो उसको हम लोग इसके क्लासेस की मदद से पढ़ें। जैसे हम लोगों ने सिस्टोडा, ट्रमेटोडा, टर्बेलेरिया, ये सब क्लासेस पढ़े थे। प्लाटिहेल्मिन्थस में याद आया कि नहीं? वैसे इसमें भी 3 क्लासेस है। अभी ये क्लासेस में सबसे पहला क्लास का नाम आता है पॉलीचीटा, क्लास पॉलीचीटा। Then there is class Oligochaeta, and there is class Hirudinea. याद रखोगे आप लोग ये? आई होप यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दिस। जब भी हम लोग बोलेंगे फाइलम एनेलिडा, तो उसमें ये 3 क्लासेस आते हैं। क्लास नंबर 1 पॉलीचीटा, क्लास नंबर 2 ओलिगोचीटा, क्लास नंबर 3 ये हिरुडीनिया। अब ये कौन से बेसिस पे है? तो ऑब्वियसली ये कहाँ रहते हैं, मतलब उनका हैबिटेट क्या है, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं। बेस्ड ऑन दैट दीज आर द 3 क्लासेस। समझ में आया बेसिस क्या है इसका? बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड उनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो इसमें देखा गया है। ठीक है, हैबिटेट एंड देयर लोकोमोटरी ऑर्गन इज कंसिडर्ड। तो अब हम लोग अगर बोलेंगे पॉलीचीटा, तो इसमें एग्जांपल आता है आपका नेरिस। द बेस्ट एग्जांपल व्हिच यू विल लर्न हियर इज दिस, नेरिस। फिर जो दूसरा एग्जांपल आएगा अभी इसमें ओलिगोचीटा, व्हेन यू से, देन इट विल इंक्लूड एग्जांपल्स such as your earthworm, very common example,
साइंटिफिक नाम भी इनका मालूम होना चाहिए आपको। अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है बच्चा लोग? पेरिथीमा पोस्टुमा, ठीक है। पेरिथीमा पोस्टुमा इज इंडियन अर्थवर्म, यू नीड टू रिमेंबर दिस, एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे ही। और इस नेरिस को कॉमनली बोलते हैं सैंड वर्म, इसको इंडियन वर्म बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं सैंड वर्म। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको क्यों सैंड वर्म वगैरह। देन सम मोर एग्जांपल्स। अभी ये हीरोडीनिया मतलब कौन, कुछ याद आता है इससे देख के? कुछ लॉजिक है कि आपके पास? हीरोडीनिया बोला तो क्या होना चाहिए, या इसमें कौन आना चाहिए एग्जांपल? बोलो बच्चों, कम ऑन स्पीक, टेल मी एनी लॉजिक, एनी गेस। उपमन्यु नहीं याद है? लीच, द बेस्ट एग्जांपल, लीच। देखा है आप लोगों ने लीच को? यस एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं हीरोडेनेरिया। लीच को ही साइंटिफिकली बोलते हैं ब्लड सकर वर्म, द हीरोडिनेरिया। अब बताओ मुझे, इतना समझा क्या? एवरीवन फॉलोड दिस मच? हाँ बच्चों, ठीक है। Come on, tell me. Sandworm, Indian earthworm, and blood-sucking leech. These are the three examples, three classes. अभी इनका differences क्या क्या होता है मैंने बोला? Habitat अलग है, उनका locomotory organs अलग है. Based on that, they are classified here. तो अब एक एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी इसका बात करेंगे, नेरीज की बात करेंगे। इसको सैंडवर्म क्यों बोलते हैं? एक यूनिक एग्जाम्पल है, एक स्पेशल एग्जाम्पल है इस फाइलम का, जिसमें कुछ वियर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्या वियर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स है? इसको हम लोग सैंडवर्म क्यों बोलते हैं? ये एक्वाटिक है, रिमेंबर दैट दिस इज फाउंड इन वाटर। वो भी कौन सा वाटर? दैट इज मरीन वाटर, समुद्र में पाया जाता है ये। तो इट इज एक्वाटिक फॉर्म, मतलब इनका हैबिटेट में हम लोग बोल सकते हैं कि ये some are found in the water, like in the marine water, example is nereis. Some are found in the on the land, like ये soil में earthworm. Then some are parasites, तो ये देखो parasitic form है। तो ये हो गया इसका habitat, aquatic। इसका habitat क्या रहेगा? It is found in the soil, moist soil. Then ये कहाँ पाया जाता है? This is found in body या outside the body। ये parasitic form है, आपने सुना होगा। कैन आल्सो बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ये वाला फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। तो ये एक्टो पैरासाइट है जो बॉडी को चिपकता है। देखा है आप लोगों ने? सब लोगों को पता है ना? हैव यू सीन लीच? एवरीवन टेल मी, हाँ कि ना? ये ब्लड सकर होता है, और जो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ये मैंने जनरल टर्म्स में बताया था आप लोगों को। दोज हु फीड अपॉन द ब्लड दे आर कॉल्ड एज, याद करो क्विकली। किसी को याद है क्या? जो ब्लड पे फीड करते हैं। यश है क्या लेक्चर में? आर यू देयर यश? यू अटेंडिंग? नो। नीलहर्ष है, नील है। बताओ बच्चों, क्या बोलते हैं उनको जो ब्लड पे फीड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? ये मैंने जनरल टर्म्स में बताया था आप लोगों को, नहीं याद है? Sanguivores. अरे वाह, वेरी गुड। Sanguivores. Those who feed upon blood, they are called as sanguivores. Feed upon blood. और ये लीच के सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, so that blood remains in the liquid state. उस एंजाइम का नाम है हीरोडिन, और इसीलिए इस फाइलम का नाम, ये क्लास का नाम है हीरोडिनिया। समझे बच्चों? तो ये मेडिसिनली बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये सर्जरीज में वगैरह बहुत बार ये लीचेस को यूज किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, मालूम है आपको? लीचेस आर यूज्ड इन सर्जरीज एज दे कैन सक द ब्लड। इवन उनके सलाइवा में वो एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, वो एंजाइम होता है जिसका नाम है हीरोडिन, एंड हेंस द नेम ऑफ द क्लास इज हीरोडिनिया। और लीच को बोलते हैं हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया, दिस इज द नेम ऑफ दैट लीच।
चलो थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको पहले, नेरिस के बारे में। तो ये नेरिस समुद्र में पाया जाता है। वेयर डू यू फाइंड दिस नेरिस? इज इन दी फ्लोर। ये रहा आपका ओशियन फ्लोर, यहाँ पे ये बरोज में रहता है। लाइक ये रहा उसका बरो, ठीक है। और इस बरो के अंदर ये रहता है नेरिस, विच इज ए वर्म। अब इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम, एक मिनट। एनसीईआरटी में कौन सा दिया है, फिर इसके बारे में बताता हूँ। तो ये रहा नेरिस विच इज फाउंड इन द सी वाटर, दैट इज अगेन इट लीव्स इन द सैंड, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सैंड वर्म, ठीक है। और ये जहां पे रहता है वहां पे वेव्स आते जाते रहते हैं, और ऐसे जोन को हम लोग बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन मतलब जहां पे हमेशा हाई टाइड लो टाइड आते जाते रहते हैं, उस एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसका स्ट्रक्चर पहले आप लोग देख लो, फिर बाकी के फीचर्स में बताता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन बच्चा लोग, एनसीईआरटी का इमेज में दिखाता हूँ। Okay, so एक सेकेंड, ये लो, ये रहा आपका एनसीईआरटी सेक्शन। लुक एट दिस, फाइलम एनेलिडा। और ये दो ही एग्जांपल्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में। पहला वाला एग्जांपल जो दिख रहा है वो है नेरिस का, है कि नहीं? कैन यू ऑल सी बच्चा लोग, कंफर्टेबल? ये है वो सैंड वॉर्म नेरिस, और उसके बाजू में जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड एग्जांपल, उसके बाजू वाला बोलो बच्चों, पढ़ो, क्या बताया, ये नाम क्या है दूसरे का? इट इज हिरुडिनेरिया। मतलब कौन? हिरुडिनेरिया मतलब Leech. लीच। दिखा। तो अभी ये लीच में आपको सकर्स दिखेंगे क्योंकि ये पैरासाइट है। इफ यू लुक एट द बॉडी ऑफ दिस लीच यू विल फाइंड देयर आर टू सकर्स। कौन से सकर्स रहेंगे? एक सक्कर होता है देखो हेड वाले साइड में, दूसरा होता है एनस वाले साइड में। तो हेड वाले साइड वाला जो सक्कर है ये, इसको बोलते हैं एंटीरियर सक्कर। और ये जो टेल वाला साइड है, एनस का साइड, वहां पे दूसरा सक्कर होता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सक्कर। ऐसे ही सर सक्कर नहीं, उल्टा होता है। एंटीरियर मतलब हेड साइड। सर एंटीरियर का वो टेल वाले साइड पे होता है। देख लो, पक्का कंफर्म करो, चेक इट। एंटीरियर का वो जो पतले वाले साइड पे उधर माउथ है, उधर होता है। तो माउथ ये है, दिस इज माउथ, यस। और ये साइड होगा एनस वाला, तो एंटीरियर सक्कर इधर, पोस्टीरियर सक्कर इधर। गुड। तो वो सक्कर्स अटैचमेंट में मदद करेंगे, यू नो, व्हेन दे विल होल्ड द बॉडी और व्हेन विल टच द बॉडी ऑफ अ होस्ट एंड विल सक द ब्लड, तभी ये सक्कर से ही वो ब्लड सक करते हैं। एज वेल एज ये उनको लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, दे आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये एक चीज और है, लोकोमोटरी ऑर्गन में एक नाम होगा, आप लोग याद रख सकते हो, सकर्स, जो सिर्फ लीच में होगा या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। नाउ यू सी व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। एनसीईआरटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जनरल थिंग्स हम लोग देख लेते पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। ये अभी हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, वेयर यू फाइंड देम। पानी में हो सकते हैं, मे बी फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर। मरीन वाटर में ये अपना नेरिस है, फ्रेश वाटर में ये लीच मिल सकता है। देन दे मे बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। टेरेस्ट्रियल बोला तो अर्थवर्म है, राइट। पैरासाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइट बोला तो के लिए लीच है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉडी सिस्टम या ऑर्गन लेवल,
कौन सा होता है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? दे हैव गॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल. एक बार ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ तो वही रहेगा ना, इट विल नॉट चेंज. देन अदर फीचर्स विल बी व्हाट, कि उनका सिमेट्री कैसा होगा, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी सुना था. दे शो बायलैटरल सिमेट्री. जर्म लेयर्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 3 जर्म लेयर्स, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. देन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, देखो, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. ये हम लोगों ने सुना अभी अभी. डू यू नो नाउ व्हाट इज नाउ मेटामेरिकल सेगमेंटेशन? क्या होता है? ट्रू सेगमेंट्स. व्हेन अ बॉडी इज डिवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, या फिर एम्ब्रियो में भी अगर सेगमेंट्स दिखेंगे और एडल्ट्स में भी दिखेंगे तो उनको ट्रू सेगमेंट्स बोलते हैं. ये दूसरा लॉजिक याद रखो. अगर एम्ब्रियो भी दिखाता है सेगमेंटेशन और एडल्ट भी दिखाता है तो उसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं. फिर व्हाई द नेम इज, और ये देखो हाईलाइटेड वर्ड है, आप चेक करो. मेटामर्स को एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके दिया है, मतलब ये आपका एक्सपेक्टेड नीट क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? याद रखो ये मेटामर्स. अगला वाला देखो क्या बोला है, इनमें रिंग्स होते हैं इसलिए फाइलम का नाम है एनिलिडा, दैट वी नो. नाउ इनमें बॉडी में देखो, दे हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, और ये जो 2 टाइप के मसल्स होते हैं वो होंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड अ सर्कुलर मसल्स, जिनकी वजह से ये अर्थवॉर्म लोकोमोशन करता है. आई विल टेल यू नाउ हाउ दे आर अरेंज्ड आल्सो. ये भी एक इजी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है. चलो पहले वो बता देता हूँ मैं. ये अभी इनका लोकोमोशन कैसे होता है, उसमें मसल सब में होते हैं. when it comes to earthworm, when it comes to leech, when it comes to this nereis, सब में मसल्स होते हैं और इनका अरेंजमेंट एक स्पेशल होता है. जैसे अभी हम लोग वापस ये सिलेंडर लाइक बॉडी पढ़ रहे हैं अर्थवर्म का, और इस सिलेंडर लाइक बॉडी में दे हैव गॉट 2 काइंड्स ऑफ मसल्स. पहला टाइप रहेगा मसल्स का विच विल बी लॉन्गिट्यूडिनल, जो ऐसे पैरेलल टू द बॉडी रहेंगे. यू गेटिंग मी बच्चा लोग? ये रहे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. फाइन. और इनके साथ में अभी इनको एक दूसरे के साथ में बांध के रखने में, जोड़ के रखने में जो मसल्स मदद करेंगे वो होते हैं सर्कुलर मसल्स. तो सर्कुलर मसल्स आर आउटसाइड, याद रखो ऐसे. दिस इज द वे दे विल हैव अ सर्कुलर मसल्स. फाइन. ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को बांध के रखेंगे. और बाहर कौन और अंदर कौन है बोला मैंने अभी, बताओ मुझे बच्चों. ये रहे आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. यस और नो? टेल मी. और ये वाले रहे आपके सर्कुलर मसल्स. एम आई राइट? दिख रहा है ना बोर्ड बच्चा लोग? बोलते रहो, कम ऑन. Yes, sir. ठीक है. अब ये सर्कुलर मसल्स बाहर है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अंदर है. हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में उल्टा होता है. हम लोगों में we have got longitudinal muscles outside and circular muscles inside, जो हम लोगों को एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करते हैं रिदमिकली. क्या बोलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. बच्चा लोग बोलो फटाफट. सुना है आप लोगों ने वो वर्ड लास्ट ईयर? A wave like contraction and relaxation of muscles of elementary canal को बोलते हैं क्या? पता नहीं. इनहेलेशन एक्सहेलेशन. इनहेलेशन किधर से आया? इट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस. भूल गए आप लोग, है कि नहीं? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी वजह से वो फूड आगे आगे मूव करता है वेव लाइक, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. तो उनमें हम लोगों में भी यही मसल्स हैं, बट हमारे सर्कुलर मसल्स अंदर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बाहर होते हैं. इनका मसल्स उल्टा है. और इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको ऐसे याद रखो. यू कैन शो समथिंग लाइक, ये देखो ये क्या है? गिफ्ट रैप है. तो अब बताओ मुझे इससे क्या याद रहेगा आपको? जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को रेड कलर के रिबन से ऐसे बांधा है गिफ्ट रैप के जैसा. तो ये लॉजिक याद रखो आप लोग, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? बताओ. इजी वे टू रिमेम्बर और नॉट? ना? से yes or no? हेलो. Yes, sir.
ओके मैंने इरेज कर दिया इसको अभी। यहाँ तो वी वेर टॉकिंग अबाउट दिस वे, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग होता है इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। तो ये इंटरटाइडल जोन क्या है, जहाँ पे हाई टाइड लो टाइड होते रहते हैं। जब लो टाइड रहेगा तो ये एरिया एक्सपोज हो जाएगा, यहाँ पे होल्स रहते हैं, उसके अंदर ये नेरिस रहता है। इस नेरिस में अब अगर हम लोग देखेंगे बॉडी पार्ट्स क्या है या हाउ इट लुक्स, तो इन दैट केस वी कैन से कि ये फ्लैट होता है, सिलिंड्रिकल नहीं होता। द बॉडी ऑफ द नेरिस इज फ्लैट and it has got this way, ये रहा उसका बॉडी। दिस साइड इट विल हैव अ माउथ, माउथ के आजू बाजू में कुछ ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जिनको बोलते हैं पैल्प्स। ओके दे हैव गॉट सम एक्सटेंशंस, ये उनके सेंस ऑर्गन्स है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है हेड में बहुत ज्यादा सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो वैसे ही इसमें भी ये पैल्प्स हैं। या इन एडिशन टू दैट इट आल्सो हैज गॉट eyes, total 4 eyes it has got, 2 on upper side, 2 on the lower side, that is the way. And now ये रहे उसके segments, true segments या metamerically segmented body बच्चा लोग। और अब यहाँ पे इनका एक लोकोमोटरी ऑर्गन भी इन्वॉल्व होता है और उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। इंपॉर्टेंट नेम यू विल हैव टू रिमेंबर। ये देखो हर सेगमेंट से ऐसा एक्सटेंशन बाहर आया हुआ है जिसकी वजह से ये स्विम करते हैं। ये सिर्फ स्विमिंग के लिए यूज होगा। और ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है। द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द नेरिस आर डैश यूज्ड फॉर स्विमिंग। क्या नाम बोला मैंने इनका बच्चा लोग, बताओ मुझे। पैरापोडिया। पैरापोडिया याद रखो। तो पैरापोडिया आर दी लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन केस नेरिस ओनली which help in swimming। काम रहेगा इनका स्विमिंग, प्लस इनमें मसल्स भी होंगे, वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, वो भी मदद करते हैं। अब हर पैरापोडिया के ऊपर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, और इनको बोलते हैं सीटे। एवरी पैरापोडिया हैज अगेन स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग बोलेंगे सीटे। और ये सीटे के बेसिस पे हम लोगों ने इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। यहाँ पढ़ो भी, ये है पॉली। पॉली मीन्स मेनी, चीटा मतलब सीटे। तो इसमें बहुत सारे सीटे दिख रहे हैं आप लोगों को, हाँ कि ना बताओ मुझे। कम ऑन चिल्ड्रन टेल मी। Yes, sir. तो दे हैव गॉट मेनी सीटे, इसीलिए इनको बोलते हैं पॉली चीटा। फिर इसके बाद बोला अर्थवर्म का क्लास का नाम क्या बोला था हमने, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। अर्थवर्म में कौन सा क्लास? Oligochaeta. यस Oligochaeta। ओलिगो मतलब मॉडरेट या मीडियम। पैरापोडिया नोटोरियल एडेप्टेशन है ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि कौन से बेसिस पे इनको ये नाम दिया। पॉलीचीटा मतलब मेनी सीटे आर प्रेजेंट। सीटे आर अगेन अ लोकोमोटरी ऑर्गन। फिर अर्थवर्म में मीडियम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते बहुत कम नहीं होते, इसलिए ओलिगोचीटे अर्थवर्म वाला क्लास है। और ये जो तीसरा ग्रुप था हम लोगों ने पढ़ा, क्या नाम है उसका, हिरुडीनिया। हिरुडीनिया में they do not have locomotory organs in the form of सीटे, 0 सीटे, and therefore इनका नाम अलग है, ना पॉली ना ओलिगो। समझा? इनमें सिर्फ सकर्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या क्या रहेंगे इनमें, दे हैव गॉट पैरापोडिया एंड सीटे। अर्थवर्म वाले ग्रुप में दे हैव मसल्स एंड सीटे, मसल्स कॉमन इन ऑल। और जो तीसरा वाला ग्रुप है उनमें दे हैव गॉट मसल्स एंड सकर्स। आई होप नाउ आई एम क्लियर टू यू। एम आई बच्चा लोग? कम ऑन टेल मी, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. समझा लोकोमोटरी ऑर्गन सब में क्या क्या होता है? हाँ तीनों का अगर मैं बताऊं, अभी इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन इन ऑल क्या क्या रहता है, पैरापोडिया है, उसके बाद में सीटे हैं, मसल्स हैं और सकर्स हैं। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहला एग्जांपल है नेरिस। नेरिस में क्या क्या होता है इसमें से, बोलो जल्दी जल्दी।
Parapodia setae. Yes, and muscles. No suckers. Do you agree with me? बोलो जल्दी जल्दी फटाफट. Yes, sir. ओके. हाँ वही नटोरियल अडेप्टेशन. वेरी गुड उपमन्यु. नाइस. हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था. नेरिस के बाद वाला एग्जांपल है अर्थवर्म. अब मुझे बताओ अर्थवर्म में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है? पैरापोडिया होते हैं क्या? बोलो जल्दी जल्दी. पैरापोडिया होंगे? नो. सीटे होते हैं क्या? यस. मसल्स होते हैं क्या? यस. सकर्स होते हैं क्या? नो. आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग. और लीच की बात बताओ अभी मुझे. चलो टेल मी अबाउट लीच. ठीक है. लीच में क्या रहेगा? लोकोमोटरी ऑर्गन. पैरापोडिया होते हैं क्या? नो नहीं होते हैं लीच में. नो पैरापोडिया. सीटे होते हैं क्या? नो. मसल्स होते हैं क्या? यस. सकर्स होते हैं क्या? यस. आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया. सब लोगों को समझ में आया लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं बच्चे लोग? से यस और नो. Yes, कम ऑन sir. शो योर थम्स. दिखाओ अपना अपना अंगूठा. या ग्रेट. वेरी गुड. तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया. मसल सब में होंगे. सीटे सिर्फ इन दोनों में होते हैं. पैरापोडिया सिर्फ इसमें होते हैं, अकेले में होते हैं. और सक्कर सिर्फ इस अकेले में होते हैं. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को दिमाग में सेव करके रखना है. और ये पैरापोडिया नीट में 2 बार आ चुका है. तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस पैरापोडिया थॉरली. ऑलराइट किड्स. मैंने इरेज कर दिया. आई होप यू हैव कॉपीड डाउन दिस. किया कॉपी आप लोगों ने? लोकोमोटरी ऑर्गन किसमें कौन सा होता है कि नहीं किया? अभी मैं अंडू नहीं कर सकता इसको. जिन लोगों ने लिखा है नहीं किया कॉपी. यू वांट इट? चाहिए वो आपको? ठीक है. 3 एग्जांपल और उनमें क्या क्या था? पैरापोडिया, सीटे, मसल्स, सकर्स. पहला एग्जांपल हमने लिखा था नेरिस. दूसरा एग्जांपल अर्थवर्म. तीसरा एग्जांपल लीच. अब कर दो इसको. नाउ यू नो व्हाट टू राइट देयर. नेरिस में पैरापोडिया. यस. देन एस फॉर सीटे. और ये सकर्स है. सीटे यस. मसल्स यस. सकर्स नो. अब कर सकते हो ना आप लोग ये खुद से? बोलो बच्चों, विल यू बी एबल टू डू दिस? अर्थवर्म में नो पैरापोडिया. सीटे और मसल्स हैं. सकर्स नहीं है. लीच में नो पैरापोडिया, नो सीटे, मसल्स यस, सकर्स यस. डन हो गया बच्चों? इरेज करूं अभी मैं? Come on, tell me kids. Shall I erase this? Okay. अब इसके ऊपर ही हम लोग थोड़ा बात करते हैं. और मैंने बोला कि ये मरीन ऑर्गेनिज्म है. नेरिस पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, बॉटम में, इन बरोज. और अब इसको इवन रेस्पिरेशन के लिए भी इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता. तो हाउ दे विल रेस्पायर इज ऑब्वियसली स्किन से. तो जब पानी अंदर आ जाएगा तो ऐसे मूव करेगा तो फिर पूरा बॉडी के आजू बाजू में दैट जो कैविटी है जिसमें वो रह रहा है, पानी एंटर हो जाएगा. एंड देन वो dissolved gases can be used by the same. Yeah, it can breathe with the help of that. So remember that thing. अब आगे क्या रहेगा ना, ये इसमें बाकी जो फाइला है, बाकी जो फाइला नहीं, बाकी जो क्लासेस है, इसका क्लास नंबर 2 और 3 क्या है? उसका नाम ओलिगोचीटा और हिरुडिनिया. वो सब बाइसेक्सुअल है. पर ये थोड़ा सा यूनिक है. ये यूनिसेक्सुअल होता है. रिमेम्बर दिस. मतलब ये नेरिस थोड़ा सा वियर्ड है. इनमें ये यूनिसेक्सुअल होता है. यूनिसेक्सुअल के लिए हमने कौन सा टर्म पढ़ा बच्चे लोग? अनदर टर्मिनोलॉजी, सिमिलर टर्म. Monoecious. नहीं, यहाँ पे यूनि आया तो यहाँ पे डाई आता है, उल्टा रहता है. यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग फीमेल अलग. ये बच्चों डायोशियस. ठीक है, याद रहेगा ये. हाँ बताओ मुझे. तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, मेल अलग फीमेल अलग. तो बाकी सब बाइसेक्सुअल है, बाकी सब हर्माफ्रोडाइट्स है. तो ये थोड़ा यूनिक है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. ये यूनिसेक्सुअल है और ये समुद्र में रहता है,
सैंड में रहेगा, इसीलिए सैंड वर्म बोलेंगे। अब यहाँ क्या होगा, इसका एक दो और फीचर्स ये है कि ये अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, बॉडी का शेप, बॉडी का फॉर्म चेंज कर देता है जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है। मतलब ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो ये भी एक यूनिक मेथड है इसका, वियर्ड मेथड होता है इसका भी रिप्रोडक्शन का। एज ये यूनिसेक्सुअल है तो क्या होगा, जब हाई टाइड आएगा तो ये उस बरों में से बाहर आएगा, देखेगा, ढूंढेगा इधर उधर मेल किधर है, बट उसके पहले स्पर्म प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये सीजनल ब्रीडर का काम होता है। इसमें सीजनल ब्रीडर बोले तो क्या मतलब, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सी समथिंग न्यू, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सुना था। ऐसा होता है क्या ह्यूमन बीइंग्स में, जब उसको रिप्रोड्यूस करना होता है तब वो मेल्स में टेस्टिस तैयार हो जाएंगे और फिर वो स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे, जब मेटिंग हो जाएगा टेस्टिस गायब, है कि नहीं? इज दैट सो? या फीमेल्स में ओवरीज जब रिप्रोड्यूस करना है तब तैयार हो जाएंगे, जब वो एग्स रिलीज हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ओवरीज गायब हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नो, नहीं होता है। तो ये थोड़ा यूनिक होता है, इसमें सीजनल ब्रीडर है ये। मतलब जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तब इसमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो भी टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मतलब क्या, अब यहाँ पे ये उसका बॉडी है हम लोग बोल रहे हैं, और इस बॉडी में ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, एज यू ऑल नो दिस इज अलोंग द एक्सिस, और बाजू में इसका जो है स्पेस, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सीलोम, सीलोमिक कैविटी। और ये है स्पेशल सीलोम जिसको बोलते हैं साइजोसीलोम। हमने टाइप पढ़ाई है, इफ यू ऑल रिमेम्बर। ट्रू सीलोम में पहला टाइप साइजोसीलोम, याद है क्या? सीलोमिक कैविटी, जनरल कैरेक्टर्स में जाओ आपको पता चल जाएगा। मेसोडर्म स्प्लिट होके बनता है तो वो ट्रू सीलोम होता है, उसमें ये पहला टाइप है अपना साइजोसीलोम, जो मोलस्का तक होता है। ठीक है, किसमें, किससे किस तक होता है ये साइजोसीलोम का एग्जांपल देख लेना और बताओ मुझे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये है उसका सीलोम या बॉडी कैविटी। तो ये इसके अंदर टेम्पररी टेस्टिस तैयार कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल ये रहा उसका टेस्टिस विच आर डेवलप जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है। और अब ये क्या करेगा, now it will produce sperms. Now you say these are the sperms which are released here in this cavity. सीलोम में sperms रिलीज किए, अब ये बाहर कैसे आएंगे? तो इसमें बॉडी में भी दो पार्ट्स हो गए, जहां पे ये गैमेट्स टेम्पररी बना रहा है, इस बॉडी पार्ट को बोलते हैं एपिटोक। दिस होल रीजन जहां पे ये अभी चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं एपिटोक। और ये जो ओरिजिनल बॉडी है जिसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज एटोक। कुछ नए वर्ड्स आपके लिए याद रखो, एटोक एंड एपिटोक। क्या फर्क है दोनों में? एटोक मतलब ये अपर बॉडी पार्ट जहां पे अभी ये गैमेट्स वगैरह नहीं तैयार हुए हैं, और लोअर पार्ट जहां पे अभी ये ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, स्पर्म्स तैयार हुए हैं, उसको बोलते हैं एपिटोक। समझ में आया क्या? बताओ मेरे को फटाफट। और ये वाला अभी नेरिस अलग दिखता है, जो ओरिजिनल नेरिस है, मतलब जो नॉर्मल वाला नेरिस होता है उसमें ये बॉडी शेप ऐसा थोड़ा सा नहीं रहेगा, इट विल बी नॉर्मल। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि ये जो नया बॉडी शेप वाला नेरिस दिख रहा है ये कोई अलग स्पीसीज है, बट बाद में ऐसा पता चला कि ये कोई ऐसा नया स्पीसीज है नहीं, एक्चुअली ये वही नेरिस है, बट इसमें अभी ये खुद को प्रिपेयर कर रहा है ब्रीडिंग के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए इसको फिर एक नाम दिया गया था एज ए हेटेरोनेरिस। नाम याद रखो, ये कुछ यूनिक फीचर थे इसके। हेटेरोनेरिस मतलब ऐसा नेरिस जो रिप्रोडक्शन के लिए खुद को तैयार कर रहा है, इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन। चलो अभी ये हो गया, स्पर्म तैयार हो गया, अभी इसको रिलीज कैसे किया जाएगा, कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? सो ऑब्वियसली अभी इसमें और कुछ यूनिक चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि नेरिस में ये क्या करेगा, स्पर्म्स बाहर कैसे रिलीज कर देगा। तो दो चांसेस होते हैं अभी। अनफॉर्चुनेटली जब इसको रिप्रोड्यूस करना रहेगा तो ये जो लोअर बॉडी पार्ट है जिसमें स्पर्म्स तैयार हुए,
या फीमेल में जहाँ पे ओवरीज है और एग्स तैयार हुए वो यहाँ पे सीलोमिक कैविटी में रिलीज किए, तो वो जब नजदीक आ जाते दो नेरिस एक दूसरे के नजदीक, मतलब वो सिग्नल्स देंगे एक दूसरे को, व्हेन दे विल कम क्लोज टू ईच अदर देयर बॉडीज विल बर्स्ट and then they will release their sperms into the water, also eggs into the water, और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एंड दे विल डाई. सी समथिंग न्यू, राइट? और ये दोनों मर जाएंगे, मेल नेरिस फीमेल नेरिस बोथ विल डाई. है कि नहीं? यूनिक या वियर्ड है समथिंग इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Saying Yes, sir. ओके. तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये दोनों मर जाते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब पानी में होगा. अब भी और भी कुछ वेज है, लाइक समटाइम्स, वेरी रेयरली, कुछ स्पीसीज तो ये नेरिस के ऐसे अभी आप लोगों को सिलेबस में नहीं है कि उनमें क्या होता है. ये जो मेल होता है, मेल नेरिस, वो फीमेल नेरिस के माउथ में स्पर्म्स रिलीज करता है एनस से. अब ये सिलेबस के बाहर है. And when those sperms will be released into the body of that female, वो उसके एलिमेंट्री कैनाल से नीचे नीचे पास होगा, और उसका एलिमेंट्री कैनाल को पोर्स होते हैं या फिर छेद होते हैं, उसमें से वो बाहर आएगा सीलोमिक कैविटी में, और उस सीलोमिक कैविटी में फर्टिलाइजेशन होगा. तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेयरली होता है, यूनिक स्पीसीज में होता है, वो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं. ठीक है? या फिर वो उनके अंदर ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो पानी में स्पॉइल हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स. द मोमेंट दे आर डिस्चार्ज, दे आर रिलीज्ड, दे गेट स्पॉइल्ड. तो अवॉइड करने के लिए वो बॉडी के अंदर उनके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पर वो हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टर्म्स. क्या क्या टर्म्स है इसमें मैंने बताया? एपिटोक, एटोक, फिर सीलोम का नाम याद रखो, साइजोसीलोम, और ये टेम्पररी रिप्रोड्यूस करता है, तो ये सीजनल ब्रीडर है. कई सारी चीजें हैं, इसके बारे में आपको याद रखनी है. बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? एनीबडी, एनी डाउट अबाउट नेरिस? बोलो बच्चों, स्पीक, गो अहेड. No, sir. पक्का? तो फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थवॉर्म में भी होता है, नेरिस में भी होता है, पर ये जो लीच है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिक्कत है. देखो, लीच इज लिटिल स्मार्ट, क्योंकि लीच के पास वजाइना होती है, तो दैट फीमेल रिसीव्स द स्पर्म्स इन द बॉडी एंड देन उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा. तो खाली लीच वाला एक एक्सेप्शन याद रखना है आपको कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन केस लीच, बाकी में एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैन बी इनडायरेक्ट. मेजोरिटी केसेस में इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. डेवलपमेंट का मतलब हमें पता है, जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो डेवलपमेंट इज मेजोरिटी केसेस में डायरेक्ट, बट कुछ केसेस में इनडायरेक्ट भी हो सकता है. और अगर ये इनडायरेक्ट है तो उसमें लार्वा होगा, और उस लार्वा का नाम आपको याद रखना है, ट्रोकोफोर लार्वा. याद रहेगा क्या? एक और लार्वा ऐड हो गया. The larva which is formed here is known as a trochophore larva. I hope और ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. You have understood this? बोलो बच्चों, ये आपका नीट क्वेश्चन है. नेम ऑफ द लार्वा इन एनेलिडा. क्या लार्वा का नाम है एनेलिडा में? बोलो, पढ़ो ये नाम, क्या लिखा है? रीड दिस. हेलो बच्चों, कुछ बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो क्या? हाँ, speak it. Yeah, you can read the name. Name is Trochophore larva. तो अब इसमें एक दो सिस्टम्स के बारे में ही बचा हुआ है. रेस्ट ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. अब जो बेसिक्स होते हैं वो आप लोगों को पता ही है. बेसिक्स मतलब क्या? जो सिमिलर टू प्रीवियस फाइलम है या हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जैसे कि क्या? हैबिट एंड हैबिटेट सब लोगों को समझ में आया, ये कहाँ रहते हैं? कुछ है वाटर में रहते हैं, कुछ सॉइल में रहते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं. अब इनके बॉडी में रिंग्स होते हैं, वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, वो भी आप लोगों को समझ में आया.
फिर सिमेट्री होती है बाइलैटरल, यू नो अबाउट सिमेट्री नाउ, क्लियर है? बाइलैटरली सिमेट्रिकल है। ऑर्गन सिस्टम कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, दैट ऑल्सो यू नो। उसमें फिर बॉडी में दो साइड होंगे, हेड साइड और एनस साइड। हेड वाला एंटीरियर साइड है, एनस वाला पोस्टीरियर साइड है। और हेड वाले साइड में उनके सेंस ऑर्गन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मतलब ये हम लोगों में भी होता है, हमारा मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, तो उनमें भी ऐसे ही कुछ होता है। हेड में बहुत सारे ऑर्गन्स एक्यूमुलेट होंगे, लाइक दे में हैव दोज पैल्प साइज हेड, पेयर ऑफ 2 pairs ऑफ आईज उनमें होते हैं, मतलब टोटल 4 आंखें होते हैं इनमें। दिस ऑल्सो यू नो। लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि क्या, मसल्स होते हैं, सीटे होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, सकर्स होते हैं। अब ये कैसे मूव करते हैं वो देखो। अगर आप लोग व्हेन यू टॉक अबाउट लीच, लीच में लोकोमोशन के लिए वो क्या करता है, जो 2 एंड्स है यहाँ पे और यहाँ पे एक सकर है, तो ये एक सकर को पहले चिपकाएगा नीचे, ओके, देन इट विल बेंड डाउन, दूसरा सकर को चिपकाएगा, फिर आगे सरकेगा, फिर और उठेगा ऊपर, अगेन इट विल बेंड डाउन, आगे सरकेगा। सो इट इज यूजिंग सकर्स एज वेल एज इट इज यूजिंग इट्स मसल्स, है ना? वैसे ही अर्थुआ में होता है, अर्थुआ में से सिर्फ मसल से आगे आगे मूव करेगा, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, उसके साथ में उसको सर्कुलर मसल्स है, प्लस एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग सीटे बोलते हैं। अब ये जो सीटे रहेंगे ये कैसे दिखते हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट सीटे, वैसे आपको ये अर्थवर्म करके अलग चैप्टर ही है ना, यू हैव गॉट अ न्यू चैप्टर ओनली, अर्थवर्म, कॉकरोच वगैरह, उसमें ये सब आप लोग वापस से पढ़ोगे ही डिटेल में। तो अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, तो उनके जो सीटे होते हैं, ये अर्थवर्म का अगर सेक्शन लिया हमने, क्रॉस सेक्शन, तो एस शेप के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉडी में, और ये एस शेप वाले स्ट्रक्चर्स को ही बोलते हैं सीटे। यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? बोलो बच्चों, आधे स्किन के अंदर आधे बाहर होते हैं, एस शेप के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स ये, और ये उनका लोकोमोटरी ऑर्गन है जो उनको ग्रिप देने में मदद करेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सीटा, सिंगुलर नंबर। सो दे हैव गॉट मेनी सीटे which are half inside their skin, half outside their skin। ऐसे ही सीटे हमने पैरापोडिया के ऊपर भी पढ़े थे। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, आई होप सो। अपेंडेजेस क्या क्या होते हैं उनके, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जर्म लेयर्स भी मालूम है आपको, 3 जर्म लेयर्स हैं। बॉडी वॉल में क्या रहेगा उनको, बॉडी वॉल हैज गॉट एपिडर्मिस, जो कि हमेशा मॉइस्ट होता है, सिंगल लेयर का होता है, उसमें ये 2 टाइप के मसल्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, बराबर है बच्चों? सीलोम कौन से टाइप का बोला, वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम कब बनता है, जब मेसोडर्म 2 लेयर में स्प्लिट होता है, और इनका सीलोम को बोलते हैं साइजोसीलोम। आई होप यू ऑल रिमेम्बर ये कैसे होता है, याद है कि नहीं? साइजोसीलोम या ट्रू सीलोम में अगर हम लोग ये बॉडी कैविटी देखेंगे तो ये रहा आपका एक्टोडर्म, बराबर है ना? दिस इज एक्टोडर्म। फिर इसके नीचे होगा मेसोडर्म, पूरा लेयर है ये, दिस इज मेसोडर्म, जो स्प्लिट हो गया अभी यहाँ पे लाइक दिस, ये भी मेसोडर्म है। नाउ यू सी दिस इज आल्सो मेसोडर्म। बच्चों लोग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेसोडर्म, और इन मेसोडर्म के 2 लेयर में ये बना अपना स्पेस, सीलोम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बच्चों। तो ये होता है ट्रू सीलोम। अगर मेसोडर्म स्प्लिट होके सीलोम बनेगा तो वो ट्रू सीलोम होता है, बाकी इसके अंदर वाला सेम रहेगा। दिस विल बी योर एंडोडर्म। और सबसे अंदर क्या होता है, ये गट, एलिमेंट्री कैनाल। तो ऐसे सीलोम को हम लोग बोलते हैं ट्रू सीलोम या साइजोसीलोम, SCHI, साइजोसीलोम। एम आई क्लियर बच्चों? Yes, come on, tell me, can you see the board completely, properly? ये लो, say, clear है? Say yes or no, बच्चा लोग। Yes, sir. ठीक है, तो सीलोम समझा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी मैंने बताया कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, स्ट्रेट होता है एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ में
डाइजेशन होता है आउटसाइड द सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो डाइजेशन विल बी आउटसाइड द सेल, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा कोई सच होता है नहीं इनमें, तो बॉडी वॉल होता है, मॉइस्ट बॉडी वॉल, इसलिए रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नोन एज ए क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब है स्किन से रेस्पायर करेंगे वो, तो स्किन हमेशा मॉइस्ट होता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होता है। बहुत रेयर केसेस में अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है, जैसे कि एक है एम्फिट्राइट करके, यू रिमेम्बर एक्सेप्शन। एक और एग्जांपल है एम्फिट्राइट, इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड एज ए दिस वन ब्रैंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक एक्स्ट्रा है जो आप लोग याद रख सकते हो, ब्रैंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब अभी थोड़ा सा एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम बनने जा रहा है इनमें, तो ये याद रखो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी सुना है, हमें पता ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है, दैट मच इज लेफ्ट, दैट आई विल टेल यू नाउ, यू जस्ट लिसन। सर्कुलेशन में इनके पास अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक यूनिक फीचर है इनका, याद रखो। व्हेन यू से सर्कुलेटरी सिस्टम, they have got closed circulatory system। मालूम है ये क्या होता है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज्ड, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्लोज्ड का मतलब होता है they have got blood vessels, उनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, ब्लड का कलर रेड होता है, रेड कलर्ड ब्लड, क्यों रेड कलर का ब्लड है, ये एक एक्सेप्शन है। रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट वाला क्वेश्चन हो सकता है ये, कि ब्लड का कलर रेड है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज, और ये रेड ब्लड इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन जो हम लोगों में भी है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। पर हम में और इनमें क्या डिफरेंस है कि हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है, इनके पास आरबीसीज नहीं है, दे डोंट हैव आरबीसीज, तो ये जो हीमोग्लोबिन होगा वो डिसॉल्व्ड होगा प्लाज्मा में, देयर हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये एक यूनिक फीचर है, याद रखो। समझ में आ रहा है बच्चों, उनका ब्लड रेड कलर का होता है, उनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, अलग अलग ब्लड वेसल्स, डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल वगैरह, आप जब अर्थवॉर्म चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा है जो रेड कलर देता है ब्लड को, प्लस एक और पिगमेंट होता है उनके ब्लड में जो उसको रेड कलर देता है, उसका नाम है, याद रखो, एरिथ्रोक्रुएरिन। क्या नाम है बच्चों, एरिथ्रोक्रुएरिन पिगमेंट। जहां जहां एरिथ्रो होता है वहां पे रेड कलर आता है, तो ये भी चीज याद रखो, आपके लिस्ट में ऐड कर दो, जब भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे तो एरिथ्रोक्रुएरिन पिगमेंट भी याद रखना है। समझ में आया क्या, टेल मी बच्चा लोग। ओके, कंफर्टेबल एवरीवन, से क्विकली। और ये आखिरी चीज है उनका नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा एडवांस रहेगा और, बट नॉन कॉर्डेट्स का ही फीचर्स दिखाएगा। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, इनका नर्व कॉर्ड कौन से साइड में होता है, नॉन कॉर्डेट्स बोला तो नर्व कॉर्ड इज ऑन वेंट्रल साइड, हमारा यहाँ पे डॉर्सल साइड में, तो इनका नर्व कॉर्ड वेंट्रल होता है, डबल होता है, पेड होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है, तो इनमें ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा। तो इनका जो नर्व कॉर्ड होगा वो पेड होगा, इट विल बी ऑन वेंट्रल साइड, सॉलिड होगा, और एडिशनल सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। वो नर्व कॉर्ड कॉमन विल बी देयर फॉर ऑल, हमने सुना ही है, इट विल बी सॉलिड, इट विल बी डबल, इट विल बी वेंट्रल, और सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे कुछ सेंस ऑर्गन्स या सेंस सेल्स, सेंसरी सेल्स, बैलेंस के लिए तो इनमें भी होते हैं स्टैटो
टेस्ट बर्ड्स होते हैं फोटो कंफर्टेबल एवरीवन say something. Am I audible, children? Yes, sir. So that's all for today, children. We'll stop here. Bye bye. Thank you so much.